ग्रुप नंबर 3 से सुधा जोशी, मेरे साथ हैं मनदीप बोरिया, सुबोध उनियाल। हम अपना प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। वैसे कल का जो था वो थोड़ा सा तो हमने उसमें सुधार किया, पर हो सकता क्या होगी कमी, तो आप लोग हमें बताएंगे कि क्या क्या कमी है, हम उसको नोट भी करेंगे उस पॉइंट को। तो मैं शुरू करती हूँ पहले संबोध से। संबोध है हमारा जड़त्व और अपेक्षित सीखने के प्रतिफल है। पहला है छात्र जड़त्व के नियम को स्पष्ट करता है। दूसरा है छात्र अपने परिवेश में जड़त्व से संबंधित परिघटनाओं की पहचान करने में सक्षम है। तीसरा है छात्र द्रव्यमान तथा जड़त्व के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है ये संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान। जो बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है वो है पहला कि छात्र भौतिक राशियों जैसे दाब, बल, वेग, त्वरण आदि जो भौतिक राशियां हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। अगला है छात्र संतुलित और असंतुलित बल को स्पष्ट करने में सक्षम है। अगला पॉइंट जो हमारा बिंदु है त्रुटि विश्लेषण। इसमें है संभावित त्रुटियां हैं। पहले जो छात्र करते हैं संबोध के बाद जो छात्र अक्सर त्रुटियां करते हैं वो है पहला छात्र जड़त्व के नियम को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने संभावित समाधान जो किया है वो है अवलोकन एवं प्रयोग के द्वारा। दूसरा है इसमें छात्र जड़त्व संबंधी परिवेशीय घटनाओं को समझाने में त्रुटि करता है। जो हमारे परिवेश के में जो घटनाएं होती है उसको समझ नहीं पाता है, तो इसको हमने रखा है संभावित समाधान इसके लिए चर्चा परिचर्चा के द्वारा कि घरों में क्या क्या होता है, परिवेश में अपने क्या क्या होता है। तीसरा है छात्र द्रव्यमान तथा जड़त्व के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है कि द्रव्यमान क्या है और जड़त्व क्या है। इसके लिए भी हमने एक प्रयोग रखा है, अभी हमारे साथी आपको करवाएंगे। और इसमें जो सुझावात्मक शिक्षण विधियां हैं वो पहली है अवलोकन द्वारा। इसमें क्या करेंगे कि जो जड़त्व का नियम छात्र क्या करते हैं, जड़त्व के नियम का अवलोकन करता है और उस अपने परिवेश में जड़त्व से जो होने वाली परिघटनाएं हैं उनसे परिचित हम करवाएंगे उनको, और जिसमें छात्र जड़त्व के गुण तथा जड़त्व संबंधी जितनी भी परिघटनाओं को समझते हैं, ठीक है, उनके उसका वो करवाएंगे। और फिर है प्रयोग द्वारा, ये प्रयोग करवाएंगे आपको। ये प्रयोग प्रदर्शन है तो ये कैरम बोर्ड से है और गिलास से भी है, इसका गिलास से और सिक्के से। और ये इसके जड़त्व के गुण या इस नियम को समझाएंगे इस प्रयोग के द्वारा। तथा फिर इसे हमें ये बात में बताएंगे। ये प्रयोग के बाद हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वो ही जड़त्व कहलाता है। तथा जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। और छठा आकलन की रणनीतियां। इसमें पहला है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, दूसरा है चर्चा परिचर्चा के करके, तीसरा है होमवर्क देकर, गृह कार्य दे करके, और इसमें जो संभावित सीखने की इसमें जो सातवां है संभावित सीखने के प्रतिफल पर आधारित प्रश्न, ये हमने बनाए हैं। ये 5 प्रकार के जो हमारे होते हैं। पहला होता है बहुविकल्पीय, एक होता है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला, दूसरा होता है ये ट्रू फॉल्स, और तीसरा है एक आता है बोधात्मक और एक लास्ट आता है कौशलात्मक जिसमें चित्र द्वारा समझाएंगे। ये हमारे 5 हमने क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बल, बी वाला जड़त्व, सी वाला द्रव्यमान और डी वाला इनमें से कोई नहीं। फिर अगला हमने दिया है जड़त्व अधिक होने पर वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है।
तीसरा है चलती हुई गाड़ी, ये सही है, ट्रू फॉल्स वाला है। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर हम किस दिशा की ओर झुक जाते हैं या किस दिशा की ओर जाते हैं। फिर अगला है जड़त्व का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और अगला है जड़त्व का नियम उदाहरण देकर समझाइए। और 8वां जो हमारा बिंदु है वो है संदर्भ स्रोत। ये था बुक हमारी एनसीईआरटी की बुक थी 10th की और आईसीटी द्वारा ये था। और 9वां जो है संबोध सार है जड़त्व। ये निकलेगा जब प्रैक्टिकल के बाद, जब बच्चे हम प्रयोग करवा लेंगे, उनसे अवलोकन सारा ये करवा लेंगे, तो उसके बाद जो सार निकलेगा वो है कि जड़त्व जो है पदार्थ या किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और द्रव्यमान जड़त्व की माप है। अब हम आपको ये प्रयोग द्वारा करवाएंगे, मतलब बच्चों के बीच में कैसे करवाना है। कैरम की गोटियों को एक दूसरे के ऊपर लंबवत रूप में रखते हैं और इस टाइप से अगर मारते हैं तो जो नीचे की बूंद है ये आगे निकल जाती है और बाकी जो गोटियां हैं वो अपनी स्थिति पर लंबवत बनी रहती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर दूसरा हमारा प्रयोग ये भी हम दिखाएंगे आपको, ग्लास की सहायता से सिक्का दिखाएंगे, दो अलग अलग उसके सिक्के, जैसे 5 रुपये का और 1 रुपये का। 5 रुपये का जो सिक्का है उसका द्रव्यमान 1 रुपये के सिक्के से अधिक होता है, इसलिए वो तो ग्लास पानी में गिर जाएगा और 1 रुपये का सिक्का शायद हल्का है तो आगे निकल जाता है। यानी कि द्रव्यमान 5 रुपये, जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। इससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हमने प्लेइंग कार्ड के ऊपर 5 रुपये का सिक्का रखा जो विराम अवस्था में था, तो इसने अपनी स्थिति यथावत बना रहने चाहता है, अपनी स्थिति में कि विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। और अगर हम 1 रुपये का सिक्का, तो 1 रुपये का सिक्का आगे निकल जाता है। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। कहीं पे लगा कि यहाँ पे फीडबैक की आवश्यकता है, ये थोड़ा संदर्भ स्रोत में आप यहाँ पे एक आपने एनसीईआरटी बुक क्लास 9th, ठीक है, केवल आईसीटी लिखने से नहीं होगा। आपने यूट्यूब से लिया है, किसी और सोर्सेज से लिया है, वो इंडिकेट करेंगे। अगर किसी का भी किसी ग्रुप का संदर्भ स्रोत में आईसीटी का प्रयोग है तो आईसीटी वर्ड सफिशिएंट नहीं होगा। ये क्योंकि कोई ना कोई एक्टिविटी हम कहीं ना कहीं से लेते हैं, ये हो सकता है कि हमने क्लास 9 की बुक के अलावा कोई और बुक भी यूज की हो, उसका जरूर हम रेफरेंस देंगे उसमें। और उस साइट का दे सकते हैं, यूट्यूब दे सकते हैं, या फिर जहाँ से भी हमने प्राप्त किया है उसके बारे में। ठीक आप लोग बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तभी फीडबैक दे पाएंगे। हमारा समूह का आर्किमिडीज का सिद्धांत, अपेक्षित सीखने के प्रतिफल छात्र आर्किमिडीज के सिद्धांत स्पष्ट समझता है। छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करता है। संबोध से संबंधित जो पूर्व ज्ञान की छात्रों को इससे समझने से पहले क्या क्या उनको जो पूर्व ज्ञान होना चाहिए वह है, छात्र द्रव्यमान भार की जानकारी रखते हैं, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी रखते हैं, छात्र घनत्व की सामान्य जानकारी रखते हैं और छात्र उत्प्लावन की जानकारी रखते हैं। अब जब ये आर्किमिडीज सिद्धांत को जब हम छात्रों को बताएंगे तो उसमें
त्रुटि कहाँ पे करते हैं? एक तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझने में त्रुटि करते हो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, और व्यवहारिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग है उसमें त्रुटि करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे गुरु द्वारा कुछ सुझाव और शिक्षण दिए गए हैं। पहला तो है चर्चा परिचर्चा। चर्चा परिचर्चा में छात्रों के साथ जब हम बातचीत करते हैं कि अगर हम कोई वस्तु है उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो वही वो हल्की होती है, तो लगभग छात्र की हल्की होती है, थोड़ा मतलब भार में कमी आती है, क्योंकि भार से परिचित है। भार में हल्की होने वाला भार में कमी आती है। अब कितनी कमी आती है उस भार में, यहाँ पे त्रुटि ये समझा रहा हूँ, कितनी त्रुटि करते हैं। तो इसके लिए प्रयोग विधि हमारे पास ये तो हम बताएं कि छात्रों की जो उनके भार में कमी आती है वो उस वस्तु के द्वारा जो द्रव हटाया गया है उसके भार के बराबर तो आर्किमिडीज सिद्धांत आ जाएगा। लेकिन क्या ये सही है इसका एक प्रयोग विधि द्वारा? तो हमारा सही है। इसमें हमने क्या किया कि 2 पानी के बीकर लिए हैं और इसमें पहले हम क्या करें कि किसी वस्तु को पहले उसका वजन नाप लेंगे हवा में कि उसका वजन कितना है। जैसे कि ये आपके सामने ये जो सामान का तुला है और इसमें जो इसका रियल वजन है आप दिखाई दे रहा हो आपको 100 ग्राम के लगभग। अब इसी वस्तु को इसका सर जैसे हमने नाप लिया तो हमने क्या कहेंगे छात्रों को इसको पॉइंट आउट कर लो, इतना हमने हवा में इसका भार आ गया, वजन है जो ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको किसी जो बीकर है वो पानी से भरा होना चाहिए पूरा, क्योंकि पानी हटाएगा तो गिरेगा, क्योंकि उसको भी तो हमने वो करना है, करेक्ट करना है। तो अब गिराने पर जो उसके भार में कमी आएगी उसको वो छात्रों को इसको भी नॉट कर दो कि कितनी कमी आई इसके भार में। तो ये ना कमी कितनी है सर? 50। पहला था 100 और कितना आया 50 ग्राम। मतलब इसने जो है इसके भार में आधा हो गया, सीधे हल्का हो गया। वहां पानी भी होने से तो हल्का हो गया और सीधे आधा इसके भार में कमी आ गई। अब ये जो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था कि उसके भार में जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यानी जितना उसने द्रव हटाया है उस द्रव का भार भी उतना ही होना चाहिए जितने की उसके भार में कमी आई। तो उसको फिर हम कितना लगभग 50 आ रहा। तो इससे छात्रों का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में या पानी में जो भी है अगर हम पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इस तरह से आर्किमिडीज के सिद्धांत उनका जो कॉन्सेप्ट है वो उनका लगभग ठीक हो जाएगा। एक कि व्यवहारिक जीवन में, तो व्यवहारिक जीवन में जैसे हम दूध में पानी की जो नापते हैं लैक्टोमीटर से, अब दूध तो हमें मिल नहीं पाएगा और कुछ हमारे वीडियो उसका लिंक मेमोरी है, उनको भी कहेंगे खुद प्रयोग करने के लिए कि आप भी खुद प्रयोग कीजिए और जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी हम आकलन की रणनीति तैयार करेंगे। संभावित जो प्रश्न है इसके लिए, तो पहला प्रश्न हमने तैयार किया है उत्प्लवन बल किसे कहते हैं। दूसरा, किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु का उत्प्लवन बल किस दिशा में कार्य करता है, अगर ये लिखा है तो किस दिशा में कार्य करता है। और तीसरा हमने ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन लिया है, यदि पानी में 170 है तो उस वस्तु के भार में कितनी कमी आएगी, और इसके लिए हमने उनके लिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 170 ग्राम और 370 ग्राम। चौथा प्रश्न हमारा, लैक्टोमीटर को दूध से भरे 2 बीकर में डुबाने पर पाठ्यांक क्रमशः 25 तथा 30 आता है, तो किस में संबोध मिला था सर। तो इसके लिए हमने कैप्सूल बनाने का एक प्रयास किया था और धन्यवाद सभी का।
जल्दी नहीं बता पाते, इसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे हमारी 2 चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले उनको ये समझ में आएगा कि हमारा जो आँख है, हमारा जो नेत्र है, इसके अंदर कौन सा लेंस होता है। तो थोड़ा सा छोटा सा एक मैंने इसको यूँ करा, तो ये है हमारी स्वस्थ नेत्र। क्या है? स्वस्थ नेत्र का जो लेंस है, उत्तल लेंस है ना। तो इसके जैसे हमने नेत्र से लेंस से तो बच्चा पहले से ही मतलब विज्ञ है कि जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है और अवतल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस यानी कि किनारों से कैसा होगा, पतला और बीच से मोटा। तो इसके साइज से उसको एक सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी कि जो हमारी आईज के अंदर जो लेंस है वो कैसा होगा, उत्तल लेंस। और दूसरे सर जो अभी निकट दृष्टि दोष का जो दूसरा कारण था कि इसमें क्या होता है कि जो अभिनेत्री लेंस होती है उसकी वक्रता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब वक्रता का बढ़ जाना कि मतलब जो ये लेंस है ये कैसा हो गया, यूं आ जाएगा, है ना। और जब ये मतलब मोटा हो जाएगा, मतलब वक्रता त्रिज्या इसकी बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो दृष्टि पटल पे यानी कि रेटिना पे जो हमारा प्रतिबिंब बनना था यहाँ पे, वो यहाँ पे ना बन के उससे पहले ही बन जाता है। तो तीसरी चीज मतलब कारण भी पता चल गया, तीसरा है निवारण, कि भाई इस कारण का निवारण कैसे होगा। तो बच्चों को इसमें थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से भी छात्रों को बताया जाता है कि इस दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे और उस लेंस का क्या कार्य होता है। तो सर जैसे आपको किरण आरेख से जो पहला चित्र हमारा निकट दृष्टि दोषी नेत्र पर दूर बिंदु, इसमें हम देख रहे हैं कि स्वस्थ नेत्र में जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे होता है। अगर किसी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी प्रकार के दोष से अगर पीड़ित नहीं है, तो उसका जो दूर बिंदु होगा वो अनंत पे होगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है सर, उसकी आंख में जो है निकट दृष्टि दोष की समस्या आ गई है। तो निकट दृष्टि दोष की जो समस्या जब आ गई उसके आईज में, आंखों में, तो क्या हो रहा है जो हमारा दूर बिंदु जो अनंत पे होना था वो अनंत पर न होके जो अभिनेत्र लेंस है उसके पास में आ जाता है। तीसरी कंडीशन, और हाँ ये पास में आ जाता है, जिस कारण से जो आंख में जो प्रतिबिंब जो हमारा दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे बनना था वो रेटिना पर ना बन के उससे पहले ही बन जाता है, जिस कारण से उसको दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत आती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। तीसरी कंडीशन सर ये निवारण वाली है। अब उसको बताया जाता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है जो अभी सर ने बताया था कि बच्चों में इस तरीके की समस्या है, आपने उसे बता दिया कि भाई तुझे जो दूर दृष्टि दोष है और तू अपनी आईज को जरा टेस्ट करवा ले। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जब आईज वगैरह टेस्ट करके उसके बाद उसे निवारण हेतु कौन सा लेंस, अवतल लेंस आपने उसे दे दिया। जब वो अवतल लेंस पहने तो दोबारा से क्या होता है उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले न बन के पुनः जो रेटिना पे बनना शुरू हो जाता है, जिससे उसे फिर दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगती। तो इस प्रकार से छात्रों को निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग द्वारा बताया जाता है। कई बार टीचर से बात भी, लोग चश्मे होते हैं तो चश्मे के द्वारा कोई दूर वाले हैं कोई पास वाले, उसके द्वारा भी उसको अवलोकित करवाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस जो निकट दृष्टि दोष का है संशोधन किया गया। साथ ही आकलन की जो रणनीति हमारी कक्षा कक्ष प्रदर्शन है रेखा चित्रों के माध्यम से है। इसमें जो हमने 5 प्रश्न बनाए थे, पहला प्रश्न था वह नेत्र दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, उसे कहते हैं। नंबर 2, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का निकटतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तीसरा है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं? चौथा है निकट दृष्टि दोष को उत्पन्न करने वाले कारणों को बताइए। पांचवा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? संदर्भ स्रोत में एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यूट्यूब इस पाठशाला की आदि। संबोध 7 में निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। दूसरा है इसके दोष उत्पन्न होने वाले कारण बताए गए हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना।
तीसरा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये भी है कि बच्चों को कई बार कंफ्यूज हो जाता है उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो हमने उच्चारण से भी है, पहले भी चला है, कई बार उच्चारण के द्वारा अगर हम उत्तल बोलते हैं, अगर हम दूर बोल रहे हैं तो दूर पे ऊ का उच्चारण आता है, दू उत्तर, तो ऊ से आ जाएगा उत्तल लेंस। ऐसे अगर हम निकट बोलते हैं तो निक्का औ का उच्चारण होता है तो अवतल। ऐसे भी बच्चों को याद कराने की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। धन्यवाद। हमारा जो संबोध था, संबोध है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, इसमें हमने जो अपेक्षित एक्सपेक्टेड लर्निंग कम्स हैं हमारे, इसमें लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें हमने ये पॉइंट्स रखे हैं। तापीय प्रभाव की अवधारणा को स्पष्ट करता है, और सेकेंड है शक्ति विभवांतर धारा के संबंध को स्पष्ट करता है। P = VI, वो बच्चा स्पष्ट कर पाएगा। और तीसरा पॉइंट है उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध की जो शक्ति है तथा इसके लिए एक व्यंजक है H = VIT, जिसमें ऊष्मा और विभवांतर समय धारा के बीच एक संबंध है, वो समझ पाएगा। और ओम का नियम लागू करने पर H = I²RT, जो इसका जूल का तापन नियम है, वो उसको व्याख्या स्पष्ट कर पाएगा। इस प्रकार जो इसके बच्चे को जो पूर्व ज्ञान है, छात्र पहले से ये जानता है कि विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश क्या है, विभवांतर की जानकारी रखता है, और छात्र प्रतिरोध और उसके संयोजन का क्रम, जो समांतर और श्रेणी क्रम है, उसके बारे में भी जानकारी रखता है। छात्र ओम के नियम की जानकारी भी रखता है। इसके साथ ही जो एरर एनालिसिस की है हमने, कि त्रुटि विश्लेषण में वो क्या देख सकता है, संभावित त्रुटि छात्र के द्वारा ये हो सकती है कि छात्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की अवधारणा को स्पष्ट करने में त्रुटि कर सकता है। जब छात्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की अवधारणा को स्पष्ट करने में त्रुटि करेगा, तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करके बच्चे को बताएंगे गतिविधि के द्वारा। और दूसरी त्रुटि ये करने की संभावना है छात्र की कि जो स्रोत द्वारा परिपथ को दी जाने वाली शक्ति है, वो उसको स्पष्ट नहीं कर पाएगा, तो चर्चा परिचर्चा और शामपट में इसके व्यंजक को स्थापित करने के साथ ही उसको बताया जाएगा। और तीसरा ये त्रुटि कर सकता है कि जूल के तापन नियम के लिए जो व्यंजक H = I²RT है, उसको स्पष्ट करने में वो त्रुटि कर सकता है। तो उसके लिए बच्चे को जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करके और शाम भट्ट में कुछ लेखन कार्य करके बच्चे को क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी। जो सुझावात्मक शिक्षण विधियां हैं, उसमें हम सबसे पहले तो बच्चे को ये बताएंगे कि तापीय प्रभाव होता क्या है, तापीय प्रभाव क्या है। तो उसको हम बताने के लिए ये बोलेंगे कि विद्युत, अगर किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो प्रतिरोधक के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो उसमें प्रतिरोधक लगा है, उसके द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव कहते हैं। उसको हम डेमो के द्वारा यहाँ पर बताएंगे, दिखाएंगे। और इसमें ये प्रतिरोध लगा दिया, कोई भी परिपथ है उसमें हम प्रतिरोधों का समूह संयोजन कर सकते हैं। इसमें हम एक प्रतिरोध लगा के बच्चों को दिखा सकते हैं। और जैसे एक कुंजी ऑन करते हैं तो इसमें बल्ब है, लाइट के लिए होती है स्वाभाविक, लेकिन इसमें जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और जो आवेश धारा के साथ प्रवाहित हो रही है, उस धारा ये प्रतिरोध धारा का विरोध कर रहा है, और उसमें जो ऊष्मा है, जो इसको ऊर्जा दी जा रही है, वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में इसको गर्म कर रही है। इसी सिद्धांत पे जूल का तापन जो कार्य करता है, इस ये बताएंगे कि जो हमने प्रतिरोध लिया है, वो उसका प्रतिरोधक लिया है, उसका प्रतिरोध R है, और उसके द्वारा जो विद्युत धारा इसमें जा रही है वो I है।
विद्युत धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है और इस प्रकार जब ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कुंजी लगा करके इसको बताएंगे। और जैसे इसमें हमने बताया ये बल्ब चल रहा है, तो इसके साथ ही हम ये बता करके बताएंगे कि t समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है। समय को भी ध्यान में रखते हुए कि t समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो जो इसमें किया गया कार्य होगा W वो V इंटू Q हो जाएगा। ये इसमें बता करके V इंटू Q बता के फिर हम परिपथ में जो जब हमने धारा प्रवाहित की तो इसमें एक शक्ति P इक्वल टू W अपॉन T होता है। तो उसको शामपट पे हम बता करके W इक्वल टू बता करके फिर उसमें P बराबर VQ अपॉन T करके इसको बताएंगे और P इक्वल टू VI कि परिपथ की जो शक्ति है वो ध्यान से सुनेंगे, उसमें प्रवाहित प्रतिरोधों ये प्रतिरोध जो है उसके शिरों के विभवांतर और प्रवाहित धारा के बराबर है। इससे हमारा अनुक्रमानुपाती है। तो ये समीकरण नंबर 1 से इसका फिर उसमें हम साथ ही बताएंगे कि t समय में एक निश्चित समय में जो परिपथ स्रोत के द्वारा परिपथ में जो ऊर्जा दी गई है वो W है। यहाँ से हम W से थोड़ा वैसे बच्चा पहले से जानता है कि P इक्वल टू जो ऊर्जा है W इक्वल टू P इंटू T होता है, P इंटू T होता है। और इसमें हम W और P का जो मान हमने ऊपर से निकाला है VI उसको रख करके VIT एक समीकरण हमारे पास और आ जाएगा। फिर जो किया गया कार्य है ऊर्जा जो है ऊर्जा ऊष्मा का रूपांतर है, तो W को हम H से रिप्लेस करके हम ये बताएंगे H इक्वल टू VIT। और फिर उसमें हम पहले समीकरण का नाम जो वैल्यू निकाली उसको पुट करके H इक्वल टू IR स्क्वायर RT ये बता करके बताएंगे कि किसी भी परिपथ में जो प्रतिरोधक है उसमें प्रवाहित धारा का वर्ग और प्रतिरोधक का प्रतिरोध R और जो निश्चित समय T है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यही जूल तापन का नियम है करके। और इससे जूल तापन के नियम की बच्चा को समझेगा। फिर इसके आंदोलन की इसको इसी प्रकार इस चित्र में भी ये परिपथ है। इसमें अगर हम ये तो केवल हमने सीधे परिपथ में बता दिया, और अगर हमको ये जो प्रतिरोध जोड़ा है इस प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर है उसको जोड़ना, कितना विभवांतर आ रहा है उसको मेजर करना है तो वोल्टामीटर लगाएंगे। और परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसको भी मेजर करना है तो एमीटर का प्रयोग करके छात्र को इसका रीडिंग नोट करवा के बता सकते हैं कि इस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है क्या है, उसमें कितनी धारा प्रवाहित हुई है और इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है। इस प्रकार आकलन की जो रणनीतियां बताई हमने, बच्चों की जो असेसमेंट स्ट्रेटजी है उसमें हमने कुछ क्वेश्चन करे, उसके संभावित प्रश्न हमने उससे पढ़ाने के बाद उससे ये पूछा कि विद्युत धारा का जब ये सब दिखा दिया उसने हीट फीट का थोड़ा अनुभव कर लिया, उसके बाद हमने उससे जब क्वेश्चन पूछे तो पहला क्वेश्चन ये रखा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कोई उदाहरण दीजिए। तो और दूसरा प्रश्न ये कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या समझते हैं और जूल का तापन नियम क्या है। और एक आध क्वेश्चन पुट कर दिए छोटे कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध दिया है तो उसमें 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो वो H इक्वल टू I स्क्वायर RT सूत्र में मान करके निकालने की कोशिश करेगा। और एक क्वेश्चन और दिया है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा I द्वारा T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के लिए व्यंजक लिखिए। ये है और संदर्भ स्रोत था हमारा NCERT की बुक और YouTube से हमने कुछ देखा है जो बल्ब से को बताने में। अगर एकदम हमारे पास कोई सिस्टम नहीं हो तो हम इस तरीके से उसको हीट का अनुभव करा सकते हैं। और संभव साथ था हमारा इसका कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के समूह को जोड़कर उसमें धारा I प्रवाहित की जाती है तो स्रोत में ऊर्जा निरंतर क्षय होती रहती है, क्षयित होती रहती है।
और इसे ही ऊर्जा का तापीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये निरूपण या गति के जो समीकरण है उनको जो है कैसे जो है ग्राफ के द्वारा जो है उनको जो है व्युत्पन्न किया जा सकता है। इसमें जो अपेक्षित सीखने के जो प्रतिपद हैं, पहला है छात्र छात्राएं ग्राफ पर वेग व समय को स्पष्ट रूप से निरूपित करते हैं, और सेकंड जो है छात्र छात्राएं गति के प्रथम समीकरण का ग्राफीय निरूपण करते हैं। फोर्थ जो टॉपिक है इसमें बिंदु है त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण में संभावित त्रुटियां हैं। फर्स्ट जो है छात्र छात्राएं ग्राफ पर वेग एवं समय की स्थिति को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं कर सकते हैं, और इसका जो संभावित समाधान है अभ्यास द्वारा। जो अभ्यास के द्वारा जो है ग्राफ जो हम लोग जो है बोर्ड पर बनाते हैं, और उसमें जो है किस तरीके से जो है ग्राफ के द्वारा जो है हम लोग जो है समीकरण जो प्रथम समीकरण है उसको जो है व्युत्पन्न करते हैं। तो ये मैडम लोग जो है आप शो करेंगे। अब माना प्रारंभिक वेग u है, तो u और t समय के बाद कितने समय के बाद वेग जो है v हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है। दोनों बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिला देंगे। ये जो दो बिंदु हैं ये प्रारंभिक वेग को दर्शा रहे हैं, u a o और d c। और अंतिम वेग को ये बिंदु दर्शा रहे हैं, b c और e o। टाइम के लिए यहाँ पे जो बिंदु दर्शा रहे हैं वो OC और AD हैं। अब जो ये जो लास्ट वेग है ये दो बिंदु BD और DC का कंबाइंड है। अब इन बिंदुओं की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन से रख देंगे। BD और BD ये दे नहीं रखा है, इसे यहाँ से ही निकले गए, उसको रीअरेंज करके निकले गए, तो VD आ जाएगा V माइनस U। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद इससे पहले बच्चों को ये पता होगा कि त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है।
वेग परिवर्तन यहाँ तक u था और उसके बाद यहाँ पे v हो गया था, तो चेंज इन दो बिंदुओं के बीच हुआ है, तो इसलिए बिंदु ही लिखे जाएंगे यहाँ पे bt अपॉन टाइम t। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो bt बराबर 80 आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। इसका मान इसमें रखने पर अब लास्ट इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे तो v बराबर u प्लस 80 आ जाएगा, जो कि गति का पहला समीकरण है। ये जो उसके बाद जो छठा जो बिंदु है आकलन की रणनीतियाँ। आकलन जो है जब हम लोग जो है किसी टॉपिक को जो है पढ़ा देते हैं उसके बाद जो है हम बच्चों का जो इवैल्यूएशन करते हैं तो कौन कौन से मेथड है। पहला है प्रश्नोत्तर, तो हम लोग जो है क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं बच्चों से। सेकंड है चर्चा परिचर्चा और थर्ड है अवलोकन। उसके बाद सातवां जो बिंदु है संभावित सीखने के प्रतिफल आधारित न्यूनतम 5 विभिन्न जो प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है ग्राफ से है, ग्राफ में u तथा v क्रमशः को प्रदर्शित करते हैं कि u क्या होता है, v क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है u क्या होता है, v क्या होता है। कोई सेकंड जो क्वेश्चन है ग्राफ में प्रारंभिक वेग u को कौन कौन से बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो जो ग्राफ में OA है और आपका जो है BC है उसको हमने जो है v और u लिया गया है उसमें। थर्ड क्वेश्चन है ग्राफ में अंतिम वेग v को कौन कौन से बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं, EO और BC, इसमें भी ग्राफ में दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है ग्राफ में समय t को कौन कौन से बिंदु प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि ग्राफ में है t जो है OC और AD। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो है ग्राफ बनाए हैं 2-3, और जो कि जैसे इससे पहले जो टॉपिक था जैसे चाल और समय का जो ग्राफ होता है या दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वो हमने जो है इसमें जो है क्वेश्चन रखे हैं। संदर्भ स्रोत है इसमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9 की, और संभव सार है ग्राफिक निरूपण द्वारा गति के प्रथम समीकरण को व्युत्पन्न किया गया है और समय तथा वेग के बीच के संबंध को ग्राफ पर दर्शाकर ग्राफिक की स्थिति स्पष्ट की गई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश जोशी, मेरे साथ राजदेव और निर्मल चमोली। हमारे ग्रुप ने जो कैप्सूल तैयार किया है उसमें हमें संबोध मिला था ध्वनि तरंगों का परावर्तन। बहुत ही रोचक संबोध है और बच्चों के दृष्टिकोण से भी काफी रोचक हो जाता है, क्योंकि इसमें गतिविधियां थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है करने के लिए। तो हमारे पास अपेक्षित सीखने के प्रतिफल जो हमने लिए कि कम से कम बच्चे को कितना आ जाना चाहिए। तो पहला प्रतिफल था छात्र ध्वनि तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करते से पढ़ने के बाद। दूसरा है छात्र प्रतिध्वनि के अनुप्रयोग को दैनिक जीवन में करते हैं। और तीसरा है छात्र अनुरणन की घटना की व्याख्या करते हैं। ये 3 हमारे सीखने के प्रतिफल थे। इसके बाद संभोग से संबंधित अवधारणा का पूर्व ज्ञान है, उसमें हमें जो लगा उसमें यह था कि छात्र ध्वनि उत्पादक यंत्रों से परिचित है, छात्र ध्वनि संचरण के माध्यमों की जानकारी रखता है, छात्र ध्वनि तरंगों को परिभाषित करते हैं, छात्र आवृत्ति, आयाम, संपीड़न, गलन, दोलन आदि शब्दों से विज्ञ हैं। और त्रुटि विश्लेषण कक्षा के अनुभव के आधार पर जो हमने लिया है उसमें था छात्र ध्वनि तरंगों के परावर्तन को स्पष्ट नहीं कर पाते। ध्वनि तरंगों को तो जानते हैं लेकिन ध्वनि तरंगें भी परावर्तित होती हैं ये को नहीं जानते हैं। तो इसका हमने निराकरण किया। जो समाधान था संभावित समाधान वो प्रयोग प्रदर्शन विधि के द्वारा था, जो आपके सामने अभी मेरे साथी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो संभावित त्रुटि हमारे है वो था छात्र प्रतिध्वनि की घटना की व्याख्या नहीं करते कि प्रतिध्वनि क्यों सुनाई दे रही है और प्रतिध्वनि क्या होती है उसकी घटना की व्याख्या नहीं कर पाते। तो हमने उसमें आईसीटी का प्रयोग द्वारा या अपने माध्यमों के आसान माध्यमों के द्वारा उसको हमने प्रस्तुत करने की कोशिश करी। और तीसरी घटना है छात्र अनुरणन की घटना से परिचित नहीं है कि अनुरणन जैसी कोई घटना भी होती है। तो उसके लिए था कि प्रयोग प्रदर्शन विधि के द्वारा हम उसका निराकरण कर पाते। तो सुझाव जो हमारे थे शिक्षण विधियों में, तो पहला था प्रयोग प्रदर्शन विधि और उसमें हमारे पास आवश्यक सामग्री थी 2 पाइप, एक परावर्तककारी अवरोधक और एक घड़ी। तो घड़ी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई तो हमने
मोबाइल की घड़ी का ही उसमें जो साउंड्स हैं उस साउंड को डाउनलोड करके उसका प्रयोग किया घड़ी का एहसास दिलाने के लिए, जैसे कि टिक टिक तो सुनाई देती। उसमें एक जो क्रियाविधि है वो है दोनों पाइपों को अवरोधक के दोनों ओर एक निश्चित कोण पर स्थापित करते हैं ताकि एक सिरे पर ध्वनि उत्पादक यंत्र घड़ी दूसरे सिरे पर सुनने वाला व्यक्ति सुगमता से खड़ा हो सके। घड़ी को पाइप के सिरे के निकट लाएंगे जिससे उत्पन्न टिक टिक की ध्वनि पाइप के माध्यम से दीवार या परावर्तन तल पर टकराकर परावर्तन की सहायता से दूसरी पाइप से होते हुए सुनने वाले व्यक्ति के कान तक पहुंचती है, जिससे ध्वनि का परावर्तन स्पष्ट हो जाता है कि एक सिरे से ध्वनि गई, परावर्तन तल से टकराई, दूसरे पाइप से होते हुए सुनने वाले व्यक्ति के कान तक पहुंची है। उन दोनों के बीच में कोण बराबर होता है। तो निश्चित कोण पर निश्चित कोण पर जब स्थापित करेंगे तभी वो ध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। दूसरा जो हमारा प्रयोग था वो था आईसीटी का प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा। तो प्रतिध्वनि से संबंधित ध्वनि अथवा वीडियो का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध साधन है प्रतिध्वनि के लिए भी, तो उसको भी हम दिखाएंगे कि कैसे हो सकता है। और छात्रों को जो तीसरा अनुरणन की घटना थी उसमें था कि छात्रों को बड़े खाली हॉल में ले जा करके तीव्र स्वर में बातचीत करने को कहेंगे या वो ध्वनि उत्पन्न करने को कहेंगे और ध्वनि को सुनने का निर्देश देंगे। उसके बाद चर्चा परिचर्चा के द्वारा ध्वनि का विश्लेषण करके अनुरणन की घटना को सिद्ध करेंगे कि अनुरणन की घटना होती क्या है। तो इसके बाद आकलन की रणनीतियां, प्रयोग प्रदर्शन, उसके बाद प्रस्तुतकरण कर लेंगे। इस बात हम प्रयोग पे आएंगे कि प्रयोग कैसे किया है। तो आकलन हमने किया अवलोकन विधि द्वारा, बच्चों को पूरा मौका दिया अवलोकन करने के लिए, उसको पूछा सवाल प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, और तीसरा था चर्चा परिचर्चा के द्वारा हमने उसको आकलन करने की कोशिश की कि क्या वो हमारे जो सीखने के प्रतिफल है उनके ओर बढ़ा है या नहीं बढ़ा। फिर आया था हमारा संबंधित सीखने के प्रतिफल आधारित न्यूनतम 5 विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम उसे पूछते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमने लिया था वो एमसीक्यू का था, बहुविकल्पीय। पहाड़ों पर आवाज लगाने पर अपनी आवाज का वापस सुनाई देना घटना है, तो उसमें विकल्प दिए थे ध्वनि ऊर्जा, प्रतिध्वनि, ध्वनि माध्यम या ध्वनि उत्पादन। तो इसमें वो था अगर वो सीख गया है तो उसको आसानी से टिक कर पाएगा। दूसरा था बी अनुरणन की घटना डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स में लिया था में होती है। अगर वो हॉल में गया है, उसने अनुभव किया है, तो वो लिख देगा बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉलों में या बड़े बड़े हॉल में इस तरह की घटना होती है। फिर अगला प्रश्न था हमारा हमारी स्वयं की आवाज को, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स में है, हमारी स्वयं की आवाज का पुनः लौट कर आना हमें सुनाई देना कहलाता है। तो वो जो पहले एक प्रश्न उत्तर लिख चुका है उसको दोबारा अगर फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखता है तो प्रतिध्वनि आसानी से लिख सकता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए अगला प्रश्न है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए डॉक्टर जिस यंत्र स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है वह ध्वनि की किस विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो ये ध्वनि के परावर्तन की घटना है कि हमारे हृदय की ध्वनि परावर्तित होकर स्टेथोस्कोप के माध्यम से हमारे कान तक पहुंचती है और हम उसको सुन पाते हैं। तो ये अनुप्रयोग में भी आता है। बड़े हॉल में ध्वनि के बार बार परावर्तन होने की घटना को अनुरणन कहते हैं। ये सत्य है अथवा असत्य है, इस घटना पर आधारित सत्य असत्य का भी प्रश्न हमने इसमें बनाया। और एक प्रश्न है ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग लिखिए कि व्यावहारिक जीवन में हम ध्वनि के परावर्तन को कहां कहां पाते हैं। तो ये हमारे 5 प्रश्न थे। संदर्भ स्रोतों में हमने लिया था एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9, इंटरनेट विकिपीडिया का भी हमने सहायता ली है। इसमें ई पाठशाला को भी हमने खोल के देखा कि उसमें क्या घटनाएं संबंधित की गई है। और एक वेबसाइट है अमृता ओ लैब, पिछली वाली ट्रेनिंग में जो साथी हमारे साथ रहे होंगे उन्होंने यह नाम जरूर सुना होगा, अमृता ओ लैब .edu.in करके वेबसाइट है। उसमें भी हमने इसको ढूंढा तो वहां भी हमें इससे संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। संबोध सार में हमने जो लिया है कि ध्वनि दिए गए माध्यम में संचरण करती है और एक परावर्तक सतह से टकराकर वापस विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहते हैं। इसमें आवर्तित तरंग, परावर्तित तरंग तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे कि परावर्तन घटना में आमतौर पर होते हैं। ध्वनि तरंगों का परावर्तन के 2 मुख्य प्रकार हैं। प्रतिध्वनि, तल से परावर्तित होकर बार बार सुनाई पड़ने वाली ध्वनि, जिसे हम 0.1 सेकंड का समय अवश्य लगता है इस ध्वनि में। और दूसरी घटना जो है अनुरणन, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि का बने रहना। अनुरणन तब तक बने रहता है जब तक कि ध्वनि कई बार परावर्तित होती है और जुड़ती रहती है। यह तब तक ही बनी रहती है जब तक इतनी कम ना हो जाए कि सुनाई ना पड़े। तो बड़े हॉल में क्या होता है कि परावर्तक तक बहुत सारे हो जाते हैं,
और एक ही ध्वनि बार बार टकरा करके अलग अलग तरीके से आ रही होती है, तो कोई जल्दी पहुंचती, कोई देर में पहुंचती है, तो उसका टाइमिंग अलग अलग हो जाता है, वो बहुत देर तक हमें उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती रह जाती है। तो वहां पर आवाज गूंजने जैसा आवाज होता है और वो हॉल में कोई भी चीज स्पष्ट नहीं पाती। तो इसके लिए ध्वनि अवशोषकों का सहारा लिया जाता है। और दीवारों पर पिक्चर हॉल में अगर आप कभी गए हो या बड़े हॉल में गए हो तो वहां पर कुछ अलग तरह की व्यवस्था होती है जिससे कि आवाज गूंजे नहीं, तो उसी कारण ताकि अनुरण की घटना ना हो इसलिए वो दीवारों पर उस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो ये हमारा कैप्सूल था। इसके बाद हम प्रयोग प्रदर्शन पर आते हैं। तो पहली घटना हमारे साथी राजदेव और निर्मल चौधरी हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा परावर्तन है ध्वनि का, ये दो पाइपों और एक परावर्तक तल की सहायता से निश्चित कोण पर कैसे होता है। तो आप ये आपके समूह ध्वनि के परावर्तन का क्रियाकलाप हमने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें जो हमने घड़ी के टिक टिक की आवाज ली है वो आपतित ध्वनि है, और दूसरे पाइप से जो ध्वनि सुनाई देगी यहाँ पे हम सर आप एक सेकंड सुन लीजिए जरा। यहाँ पे इस माइक के द्वारा आपको सुना देते हैं, ये आपको परावर्तित ध्वनि सुनाई देगी, और जहाँ पर इन दोनों आपतित ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के भी कोण बराबर होंगे तभी वो स्पष्ट होगी, वरना उसमें डिफरेंस होगा। ये माइक से स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे हम इसके एंगल अगर चेंज करते हैं तो ये इसकी ध्वनि साफ सुनाई नहीं देती है, और इसे हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद एक घटना प्रतिध्वनि की है जिसको और एक उदाहरण देने की कोशिश करी कि कैसे ध्वनि का परावर्तन दो पाइप की सहायता से दिखाया जा सकता है, कैसे इको हमारे बच्चों को समझ में आ सकता है, और उसको दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाने बात है। तो वो अपने हम तो पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, और इसका अनुभव वो हमेशा करता रहा है कि जब वो पहाड़ों में कहीं आवाज लगाते हैं तो किसी गहरी खाई के आसपास कहीं आवाज लगती है तो हमारी आवाज हमें वापस सुनाई देती है। इस घटना से वो परिचित होता है, बस नाम नहीं पता होता कि इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो जब वो इस घटना को यहाँ से कोरिलेट करता है और अपनी घटना को जोड़ने की कोशिश करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये प्रतिध्वनि तो हम कई बार कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास डॉक्यूमेंट देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक उदाहरण है, और इसके बाद स्टेथोस्कोप मैंने कहा वो भी, और एक साउंड बॉक्स जिसके जो इक्वलाइजर होता है साउंड का, जिसके द्वारा हम साउंड को बैलेंस करते हैं, वो भी प्रतिध्वनि का एक उदाहरण है। तो हम इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह पाते हैं और बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। धन्यवाद। ग्रुप नंबर 7 हमारा संबोध था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें अपेक्षित सीखने के प्रतिफल हैं। छात्र प्रकाश के स्पेक्ट्रम को परिभाषित कर सकेंगे, करते हैं। छात्र प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को परिभाषित करते हैं। तीसरा है छात्र वर्ण विक्षेपण से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं में तरंग दैर्घ्य के अनुसार रंगों को क्रमबद्ध करते हैं। और तीसरा है संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान। तो अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान में पहला है छात्र प्रकाश के गुणों, परावर्तन तथा अपवर्तन की जानकारी रखते हैं। दूसरा है छात्र प्रिज्म की जानकारी रखते हैं। छात्र सघन माध्यम तथा विरल माध्यम की जानकारी रखते हैं। इसमें त्रुटि विश्लेषण जो होगा कक्षा कक्ष के अनुभव के आधार पर वो ये हो सकते हैं कि जो संभावित त्रुटियां हैं तो उसमें है जो पहली त्रुटि हो सकती है वो है छात्र प्रकाश के रंग
ठीक है, उसमें पाइप द्वारा गुब्बारे बनाएंगे जिसमें प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना दिखाई जा सकती है। और दूसरा इसमें क्रियाकलाप होगा कि प्लास्टिक के स्केल के द्वारा छात्रों को धूप की ओर देखने को कहेंगे या स्केल के ऊपर प्रकाश डालकर देखेंगे जिसमें प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना हमें दिखाई देती है। तीसरा इसमें क्रियाकलाप होगा कि प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजारने पर प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है जो कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है। अब जो इनका प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण का जो क्रम है उसको हम उनको विज्ञान दिखाकर और बार बार उसका अभ्यास कराकर उनको याद करा सकते हैं, जिसमें विज्ञान में जो V है वो बैंगनी रंग को दर्शाता है, I जामुनी रंग को दर्शाता है और B ब्लू यानी कि नीला रंग, G ग्रीन यानी कि हरा रंग और Y पीले रंग को, O नारंगी रंग को और R लाल रंग को दर्शाता है। अब छात्रों को अवलोकन द्वारा भी हम बता सकते हैं कि छात्रों को झरने तथा बरसात के मौसम में बनने वाले इंद्रधनुष के द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को समझाया जा सकता है, क्योंकि वर्ण विक्षेपण जो है वो हम जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में भी हम 7 रंगों को देख सकते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग कैसे बनते हैं, क्योंकि जैसे जो सूर्य का प्रकाश है वो जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें हैं वो श्वेत प्रकाश को विक्षेपित कर देती है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसे विक्षेपित कर देती है, जिससे कि 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं और वो इंद्रधनुष बनाते हैं। इसमें जो आंकलन की रणनीतियां हैं वो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से। अब इसमें हमने कुछ प्रश्न जो संभावित सीखने के प्रतिफल हैं उन पर आधारित न्यूनतम 5 प्रश्न बनाए हैं। पहला है वर्ण विक्षेपण में कितने रंग दिखाई देते हैं। दूसरा वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम बताइए। तीसरा हो सकता है प्रश्न की वर्ण विक्षेपण में किस रंग का सबसे कम तथा किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। और चौथा है वर्ण विक्षेपण के कारण बताइए। पांचवा दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। इसमें जो संदर्भ स्रोत है वो है एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है। इसमें पानी में हमने शैम्पू का घोल बनाया है और उसके बाद ये जो बुलबुले हैं इसमें ये वैसे तो धूप में दिखाई देगा आपको, पर कोशिश की हमने यहाँ पे करने की। इसमें भी हमें 7 रंग दिखाई देते हैं श्वेत प्रकाश के। इसके अलावा अगर हम स्केल से श्वेत प्रकाश को देखने की कोशिश करेंगे तो इससे भी हमको 7 रंग दिखाई देंगे, क्योंकि जो श्वेत प्रकाश हम इससे देखेंगे वो विक्षेपित होकर के आता है, क्योंकि इसमें जो उसी प्रकार से तार पाए जाते हैं जैसे हमारे प्रिज्म में तार। तो स्केल से हर बच्चा इसको देख सकता है, सभी के पास स्केल। वो वहाँ देखेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा अगर हम प्रिज्म को ऐसे रखेंगे तो अगर तो नीचे जाके अगर तो नीचे दिखाई देगा, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो इसकी जो पेपर नीचे रखो थोड़ा, फोटो भी कुछ ऐसे दिखाई और
संतुलित बल। नंबर 2 में सीखने के प्रतिफल, छात्र छात्राएं बल के परिमाण को स्पष्ट करते हैं। छात्र छात्राएं संतुलित बल को स्पष्ट करते हैं। तीसरा, छात्र छात्राएं असंतुलित बल स्पष्ट करते हैं। चौथा है, छात्र छात्राएं संतुलित और असंतुलित बल में विवेक करते हैं। संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्वज्ञान। नंबर 1, बच्चे बल की अवधारणा से परिचित हैं। नंबर 2, बच्चे बल के प्रभाव से गति, दिशा एवं आकार में परिवर्तन आदि होने की घटना से विज्ञात है। तीसरा बिंदु, इसमें बच्चे गुरुत्व बल की समझ रखते हैं। चौथा, बच्चे द्रव्यमान एवं त्वरण की समझ रखते हैं। इसके बाद है त्रुटि विश्लेषण। तो जो बच्चे संभावित त्रुटियां करते हैं, हमारे बच्चे बल के परिमाण को स्पष्ट नहीं कर पाते और इसका संभावित समाधान है गतिविधि द्वारा। संभावित त्रुटि में नंबर 2 है, संतुलित एवं असंतुलित बल को समझने में त्रुटि करते हैं और इसका भी संभावित समाधान है गतिविधि द्वारा। इसके बाद सुझावात्मक शिक्षण विधियां, इसमें हमारे साथी श्री रमेश कुमार जी इससे आगे गतिविधियां का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। नमस्कार। हमको संबोध दिया गया था संतुलित और असंतुलित बल। तो संतुलित और असंतुलित बल को कक्षा में बच्चे को समझाने के लिए सबसे पहले क्योंकि बच्चा ये तो जानता है कि बल होता क्या है। बल के कारण स्थिर वस्तु गति में आ जाती है, गतिमान वस्तु स्थिर हो जाती है, वस्तुओं की दिशा बदल जाती है या वस्तुओं के आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। ये सब चीज़ें बच्चे पहले से जानते हैं, लेकिन हमको संतुलित और असंतुलित बल ये हमारा शुरू था। उसके लिए हमने ग्रुप द्वारा पहली एक साझी गतिविधि निश्चित की कि प्रत्येक कक्षा कक्ष में टेबल सभी जगह होते हैं। यहाँ पे हम क्लासरूम में तो बच्चों की सहायता लेंगे, यहाँ पर हम मेरे साथी ग्रुप मेंबर हम दोनों मिलकर के एक टेबल यहाँ पर है। इस टेबल पे हम दोनों तरफ से आप दोनों ओर से बल लगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये न तो टेबल न तो यहाँ से उधर को जा पा रहे और नहीं इधर पा रहे। कारण इसका ये है कि हम जितना बल इसके एक साइड से जो लगा रहे हैं, दूसरी ओर से दूसरे साथी द्वारा उतना ही बल विपरीत दिशा में भी लगाया जा रहा है। अर्थात यदि दोनों ओर से बल बराबर लग रहा है तो उनका परिमाण 0 होता है और ऐसे बल को संतुलित करेंगे। दूसरा, हमने फिर इस तरह से बल बनाने का प्रयास किया और आप देख रहे हैं मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ बल लगा के रोकने का, लेकिन वहाँ से क्योंकि एक साइड से बल की मात्रा बढ़ गई है, दूसरों में उन्होंने धक्का बढ़ाया, स्वाभाविक रूप से जिधर से उसकी मात्रा बढ़ी हो उस दिशा की ओर आगे की तरफ बढ़ती है। ऐसे बल को जिसका परिमाण 0 नहीं होता उसको असंतुलित बल कहते हैं। दूसरा, हमने एक रस्सी की सहायता से इसको करने का प्रयास किया। जब तक हम इसको बराबर बल से अपनी ओर खींच रहे हैं, ये देख रहे होंगे बीच का जो हिस्सा आप उसको देख रहे होंगे अपने स्थान से बीच वाले हिस्से में इस तरह न तो ये मेरी तरफ झुक रहा है, नहीं मेरे साथी की तरफ झुक रहा है। जैसे ही एक तरफ इसकी मात्रा बढ़ गई तो दूसरी तरफ खींचे चलेगा, अर्थात बल असंतुलित बल। इस प्रकार से हम कक्षा कक्ष में बच्चों की सहायता से ही बच्चों को संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के बल को आसानी से समझा सकते हैं। इसके बाद आकलन की रणनीतियाँ। तो आकलन की रणनीतियों में प्रश्नावली तैयार कर, दूसरा समूह चर्चा द्वारा और तीसरा बच्चों से खुद ऐसी ही गतिविधि करवा। संभावित सीखने के प्रतिफल आधारित न्यूनतम 5 विभिन्न प्रकार के प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न है, 5 केजी चावल, 5 किलोग्राम चावल का बैग तथा 2.5 किलोग्राम का पत्थर, तो इसको उठाने में अधिक बल लगाना।
पहला क्वेश्चन। दूसरा है निम्न में से कौन सा बल वस्तु को गतिमान करेगा? तो इसमें 4 ऑप्शन है, घर्षण बल, गुरुत्व बल, संतुलित बल, असंतुलित बल। और जो तीसरा प्रश्न है असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं? चौथा, एक मेज पर बाईं ओर से 7 न्यूटन तथा बाईं ओर से भी उतने ही 7 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है, मेज किस ओर खिसकेगी और क्यों? पांचवा है संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। संदर्भ स्रोत NCERT की पाठ्यपुस्तक कक्षा 9, दूसरा यूट्यूब और गूगल। संबोध सार, किसी वस्तु पर काम करने वाले सभी बलों का परिमाण यदि शून्य हो तो बलों को संतुलित बल कहा जाएगा। दूसरा है यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिमाण शून्य न हो तो वह असंतुलित बल कहलाएगा। मान एक तरफ एक सिरे पे F1 बल लगा, तो अगर दूसरी तरफ F2 लगा, दोनों की मात्रा बराबर है, तो ये हो जाएगा 0। और सेकंड है इसमें F1 इज लेस देन F2, वहाँ भी हो जाएगा। जैसे कि एलोज और त्रुटि विश्लेषण की बात कल भी हुई थी कि हमारे सीखने के प्रतिफल संभवतः संभावित त्रुटियां और जो समाधान वाला है वो थोड़ा मैच करे। यहाँ पे हमारा संतुलित एवं असंतुलित बल को समझ में त्रुटि करती है, तो यहाँ पे हमारे एलोज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो एक्टिविटीज आपके पास थी, तो टैग ऑफ वार वाली एक्टिविटी अच्छी है। इसमें आप क्या करेंगे, एलोज भी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा एक और बिंदु बढ़ा देंगे। जो हमारे त्रुटि विश्लेषण है इसमें नीचे स्पेस भी है, आप इसमें संतुलित को दूसरा रखिएगा, तीसरा असंतुलित कर दीजिए। और इसमें जो हमने चौथा लिखा हुआ है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो 4 हमारे ये त्रुटि विश्लेषण वाले फॉर्म भी 4 हो जाएंगे।